नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पाकालीन कला के ऊपर। और हड़प्पा काल की कला के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं, हड़प्पा काल की कला से क्या क्या प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और हड़प्पा कला हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार प्रश्न बनते हैं, जैसे आपने प्रश्न सुने होंगे, योगी की मूर्ति, पशुपति की मुहर, है ना, नर्तकी की मूर्ति, इस टाइप से जितने भी सवाल आते हैं, ये सारे के सारे सवाल कला से ही आते हैं। तो कला के अंदर कुल कितने भाग होंगे और कौन कौन सी बातें हमें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, मेरा प्रयास रहेगा कि उन सारी चीज़ों को मैं कवर करके आप तक पहुंचा दूं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा हड़प्पाकालीन कला। ठीक है, हड़प्पाकालीन कला, ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, बहुत जल्द मैं एक आपके स्ट्रेटजी का वीडियो बनाने वाला हूँ कि कई सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं, पजल हो रखे हैं कि सर तैयारी को करें कैसे, मतलब प्रॉपर हमें पता नहीं चल रहा है, मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा पार्ट किस टाइम पढ़ें। तो कल मैं एक वीडियो डालूँगा, ठीक है, जो कि आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को बढ़िया तरीके से करें, वैकेंसीज़ कब आएगी, इसके ऊपर कल एक मैं हल्का सा वीडियो बनाऊँगा, छोटा सा, ताकि आपको एक प्रॉपर मोटिवेशन मिल जाए और प्रॉपर तरीके से आप काम करो। क्योंकि अच्छे कंटेंट के साथ में अच्छी रणनीति बहुत ज़रूरी है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम चयन के बहुत आराम से चयन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कल एक वीडियो बनाऊँगा मैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उसमें मैं आपको बताऊँगा कि अपने को कौन सी स्ट्रेटजी रखनी है और किस तरह से एग्ज़ाम तक हमें चलना है। ठीक है, कल मेरा एक ऐसा वीडियो है वो आएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, हड़प्पाकालीन कला के बारे में बात करेंगे हम। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए, हड़प्पा काल की कला के बारे में सबसे पहली चीज़ आती है मूर्तियाँ। तो इस समय जो भी मूर्तियाँ आई, ठीक है, जो भी हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई, उनके बारे में देखेंगे। मूर्तियों के बाद में हम मुहरों के बारे में देखेंगे। ठीक है, मुहरों के बाद में मृद भांड, ठीक है, उसके बाद में मनके, ठीक है, उसके बाद में विभिन्न प्रकार के बाट व माप तोल के मापन। इसके बाद में आता है आपके आभूषण, और लास्ट पॉइंट आएगा कला, लिपि। लिपि भी कला के अंदर आती है। ठीक है, तो हम हड़प्पाकालीन कला में कौन से आयाम टच करने वाले हैं? मूर्तियाँ, मुहरें, मृदभांड, मनके, बाट एवं माप, आभूषण और लिपि, ये 7 आयाम हम टच करेंगे। और कहीं से भी प्रश्न परीक्षाओं में बन सकता है। इनके प्रश्न 2 टाइप से बनते हैं। पहली टाइप बनती है कि कला की विशेषताएं, ठीक है, जैसे मूर्तियों की क्या विशेषताएं थी, और दूसरी टाइप इसकी मुहरों की क्या विशेषताएं थी, मृदभांड की क्या विशेषताएं थी, मनकों की क्या विशेषताएं थी, बाट एवं माप तोल की क्या विशेषताएं थी, और आभूषणों की विशेषताएं, लिपि की विशेषताएं। ठीक है, तो एक तो प्रश्न बनता है इनकी विशेषताओं से, और दूसरा जो सवाल बनता है विद्यार्थियों, वो बनता है कि कौन सा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जैसे अपन धातु की मूर्तियाँ पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि भाई नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, पत्थर की मूर्ति पढ़ेंगे तो मैं कहूँगा कि योगी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो कौन सी मूर्ति कहाँ मिली, कौन सी मोहर कहाँ मिली, कौन से मृदभांड कहाँ कहाँ से मुख्य मिले, हालांकि इनकी लिस्ट तो हज़ारों में है, हम कभी पूर्ण रूप से याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लैंडमार्क साक्ष्य जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अनेक विशेषताओं को अपने में समेटे हुए हैं, उनको हम तैयार करेंगे। बाकी लिस्टें तो लंबी हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में मुहरें मिली हैं। अगर मैं मृदभांड की बात करूं तो 98 मृदभांड अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बाकी अगर आप हड़प्पा से, बाकी दूसरे स्थानों से देखोगे तो ये लिस्ट आपके हज़ारों में चली जाती है। सारे नहीं याद कर सकते हम, लेकिन हमें वो मेन याद करने हैं जो हड़प्पा के कुछ धारणाओं को बदलते हो, या फिर कुछ ऐसी विशेषताएं दे रहे हो जो और कोई साक्ष्य नहीं देता हो। ठीक है,
तो क्या होता है ना कि हम जैसे सामाजिक जीवन पढ़ रहे हो या राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हो, हमें ऐसी मृदभांड, ऐसी मुहरें, ऐसी मूर्तियाँ निकालनी है जो हड़प्पाकालीन विशेषताओं से संबंधित हो। ठीक है, जैसे अपन नर्तकी की मूर्ति देखते हैं तो उसमें हमें कई सारी विशेषताएं हैं वो प्राप्त होती है। जैसे हम ये कहते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड भारत आए, उसका प्रमाण था वो नर्तकी की मूर्ति। हम ये कह सकते हैं कि उस समय नृत्य या पार्वती की मूर्ति की तुलना उससे कर सकते हैं। उसके हाथों में चूड़ियाँ थी तो पहनावे उस समय थे। तो इस टाइप से हम कई प्रकार के अनुमान लगा सकते हैं, कई प्रकार की विशेषताओं को एक प्रकार से चिन्हित कर सकते हैं। तो ऐसे लैंडमार्क हमें ध्यान रखने, पूरी लिस्टें याद नहीं करनी, ना कभी होगी। ठीक है, तो अपन अभी क्या करेंगे, हर पॉइंट के अंदर दो दो चीज़ें देखेंगे। पहली देखेंगे कि मूर्तियों हर पार्ट की विशेषताएं, और दूसरा हम ये देखेंगे कि उस समय कौन कौन सी साक्ष्य मिले हैं उनकी। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं मूर्तियों के ऊपर। देखो विद्यार्थियों, अगर आप इतिहास को बहुत इंटरेस्ट के साथ लोगे, इसको जियोगे ना, तो निश्चित रूप से आप निराश नहीं होंगे। ये कंटेंट आपको कॉलेज लेक्चर की परीक्षा भी आराम से पास करवा देगा, मेरा पूरा विश्वास है। किसी विद्यार्थी ने मेरे जितने भी वीडियो आएंगे, मोटे मोटे तौर पे 300 साढ़े 300 वीडियो आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये 350 साढ़े 300 वीडियो अगर ढंग से किसी ने कर लिए, आत्मसात कर लिए, 2-2 3-3 बार सुन के नोट्स बना लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इतिहास की कोई भी परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास कर सकते हो। क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये सामग्री परीक्षाओं को पास करवाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तथ्य भी दे रहा हूँ, साथ में समझा भी रहा हूँ। पेपर चाहे एनालिटिकल आए, चाहे फैक्चुअल आए, हमारी अप्रोच से वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि हम दोनों अप्रोच को एक साथ लेके चल रहे हैं। शायद इसी वजह से हमारी वीडियो की संख्या बढ़ रही है। और टॉपिक अब देखिए, सिंधु घाटी के 10 से 11 वीडियो बनेंगे, 8 बन चुके हैं, 1-2 और वीडियो बन जाएंगे। पाषाण काल के 10 वीडियो बने हैं। बाकी टीचर्स तो मैंने देखे हैं कई बार, तो वो 1-2 घंटे में, मतलब 3-4 घंटे में पूरा ही करवा देते हैं। हालांकि मैं बाकी टीचर्स से मेरी कभी तुलना ना करता, ना करना चाहूँगा। मैं मेरे ट्रेंड पे चलने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे कभी फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं आपके अच्छे सजेशंस को एक्सेप्ट करता हूँ हमेशा। आपके मैसेजेस में कोई सजेशन आता है ना, जैसे किसी बच्चे ने कहा सर आप ऐसे लिख के हट जाया करो, तो मैं हटता हूँ आजकल हटता बहुत हूँ मैं। किसी ने कहा कि सर साथ साथ में थोड़ा लिखवाने का प्रयास करें, तो मैंने वो भी अप्लाई किया। ठीक है, किसी ने कहा सर थोड़ा कम पढ़ा है, मैंने वो अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं वो सजेशंस मानता हूँ जो मुझे लगता है कि सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बाकी कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर जल्दी करवाओ, उनको कहता हूँ फीस ले जा, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी मंथर गति से चलने वाला शिक्षक हूँ। मुझे बच्चों की सिर्फ वही बात प्रभावित करती है जो बात मुझे लगता है कि बाकी सारे बच्चों के लिए यूज़फुल हो सकती है। मैं उस बात को, उस सजेशंस को बहुत स्वीकार करता हूँ और धन्यवाद के साथ स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे सजेशन दोगे कि जल्दी करवा दो, एक बच्चे का मैसेज आया सर इतना कंटेंट आपको क्या लगता है कोई याद करेगा? मैंने कहा नौकरी जिसको लेनी है वो तो याद करेगा, जिसको नहीं लेनी वो मत याद करे। क्योंकि मेरे पास इतने स्टूडेंट है जितनी राजस्थान में पोस्ट नहीं आएगी, उससे ज़्यादा स्टूडेंट इस बैच में है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भले ही मेरे पास 2000 स्टूडेंट हो, लेकिन लास्ट में याद करने वाले स्टूडेंट 100 से 150 ही है। ठीक है, तो पोस्ट तो 800 से 1000 पोस्ट है, 850 के आसपास पोस्ट है। जैसे ही ये भर्ती ख़त्म होगी, कॉलेज लेक्चर की भर्ती तैयार है आपके लिए, इतिहास की सेम सिलेबस है, काम आने वाला है। हालांकि कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, उसको अपन अलग से कर लेंगे। तो कहने का मेरा साफ मतलब है यहाँ पे कि 800 850 पोस्ट है, मेरे पास स्टूडेंट उससे डबल है इस बैच में। उसके बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे इस कंटेंट को मुश्किल से 150 से 200 बच्चे ही आत्मसात कर पाएंगे और वही रिज़ल्ट देंगे, मैं आपको आज ही कह देता हूँ। तो मेरा बैच, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि यह बैच सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए जो गंभीरतापूर्वक तैयारी कर सकते हैं, कंटेंट झेल सकते हैं, उनके लिए। शॉर्टकट वालों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम सफलता के शॉर्टकट में विश्वास नहीं करते। मेरा सिर्फ इतना मानना कि तैयारी इतनी दमदार रखिए कि कोई भी एजेंसी आपको बाहर नहीं कर सके। ऐसे शॉर्टकट के अंदर आप बाहर होने के हर बार कगार पे ही होते हैं, कभी भी बाहर हो सकते हो, अंदर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छे से दमदार तैयारी कीजिए, किसी भी एजेंसी की औकात नहीं है बाहर निकालने की। ठीक है, और मैं उसी पद्धति पे चल रहा हूँ कि आप
अगर किसी ने याद कर लिए ये, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी एजेंसी की औकात नहीं कि आपको बाहर करे। ठीक है, तो कहने का मेरा साफ मतलब है कि मैं आपके उन सारे सजेशंस का स्वागत करता हूँ जो आप सभी के हित के लिए मुझे लगता है। बाकी फोगट के सजेशन मत दिया करो। कभी कभार आता है, कोई आता है सर बोर्ड चेंज कर लो, अच्छा, कोई आता है सर थोड़ा कम पढ़ा, ओह सर को सिखाएगा कि कितना पढ़ाना है, अच्छा, मतलब ऐसे सजेशन दे के आप अपनी तौहीन करवाते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए अच्छा सजेशन बेहतर कई आते हैं, हालांकि सजेशन की गुंजाइश में रखता नहीं हूँ, फिर भी कई बार कुछ चीज़ें मेरे को भी ध्यान में नहीं रहती कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। चलो बातें बहुत हो गई, मूर्तियों में बात करेंगे। तो देखो हर पॉइंट पे अपन दो चीज़ें देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे और इसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि साक्ष्य किस जगह पे किस प्रकार का साक्ष्य मिला है, और साक्ष्यों के बिना हम कभी भी बात नहीं कर सकते। बिना साक्ष्यों के इतिहास में की गई बात जो है वो ऐतिहासिक तथ्य नहीं बन सकती। इतिहास दर्शन में हमने पढ़ा भी था ये बात। ठीक है, तो विशेषताओं में, मूर्तियों में हम अलग अलग विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहली बात ये कि हड़प्पा काल से जितनी भी मूर्तियाँ मिली है, ये सारी की सारी मूर्तियाँ या तो वो प्रस्तर की बनी हुई है, पत्थरों की बनी हुई है, या धातु की बनी हुई है। अगर मैं प्रस्तर की मूर्तियों की बात करूं, दोनों की अलग अलग विशेषताएं, इसलिए अपन इसमें विशेषताएं एक साथ ना लिख के अलग अलग लिखेंगे। प्रस्तर की बात करूं तो पत्थरों की मूर्तियां मैक्सिमम हमें मोहनजोदड़ो से मिली है 12 मूर्तियां। ठीक है, और 2 मूर्तियां मिली है हड़प्पा से। ठीक है, और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी मूर्तियां और भी स्थानों से प्राप्त हुई है। तो संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं मिली पत्थर की मूर्तियां, लेकिन कलात्मक रूप से वो उत्कृष्ट है। पहली चीज़ खंडित अवस्था में मिली है मोस्टली सारी। इसके अलावा मिली हैं मूर्तियां धातु की। धातु में कांसे की भी मूर्तियां मिली हैं, ताम्र की मूर्तियां काफ़ी मात्रा में मिली है हमारे को, और इसके अलावा देखें तो कुछ मिट्टी की मूर्तियां भी मिली है, मृण मूर्तियां जैसे अपन कहते हैं। तो धातु की मूर्तियां भी मिली हैं, पाषाण की मूर्तियां भी मिली, मृण मूर्तियां भी मिली है। चूँकि तीनों की अलग अलग विशेषताएं, तीनों के अलग अलग साक्ष्य, इसलिए हम इसमें एक में ना लिख के अलग अलग पढ़ेंगे तीनों को ही। ठीक है, तो हम देखिए क्या देखने वाले हैं। तो मूर्तियों में हम क्या करेंगे, इसमें 3 टाइप हैं। पाषाण मूर्तियाँ, ठीक है, दूसरा है आपके धातु की मूर्तियाँ, और तीसरी है आपके मिट्टी की मूर्तियाँ, या हम कहते हैं मृण मूर्तियाँ। ठीक है, ये 3 पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे, पाषाण मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ और आपके मृण मूर्तियाँ। अब हम सबसे पहले आते हैं पाषाण मूर्तियों के ऊपर। पाषाण मूर्तियों की अगर अपन विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता जो इसकी आएगी वो ये आएगी कि संख्या में कम है लेकिन उत्कृष्ट है। सबसे पहली बात, संख्या में कम है, संख्या में कम है। जैसे मोहनजोदड़ो से 12, हड़प्पा से 2, आगे भविष्य में और भी मिल सकती है, और कुछ अन्य स्थानों से। ठीक है, संख्या में कम है, कलात्मक रूप से उत्कृष्ट है। कलात्मक रूप से कैसी है, उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है। ठीक है, तीसरी बात, अब जितनी भी मूर्तियां मिली हैं ये सारी की सारी मूर्तियां खंडित अवस्था में मिली है। मतलब हालांकि 5-5 हजार साल पुरानी मूर्तियां हैं तो उसी रूप में रहना संभव नहीं है, टूटी फूट गई है। कई बार प्राकृतिक संकट भी आते हैं, कई बार भूकंप भी आ जाते हैं, कई बार आक्रांताओं ने भी आक्रमण भी किए होंगे। ठीक है ना, तो इस हिसाब से मूर्तियां जो है वो आपके खंडित अवस्था में, मूर्तियां खंडित अवस्था में, खंडित अवस्था में है। ठीक है, ये हालांकि कुछ मेन बातें थी जो कि आपके
अच्छा एक चीज़ और, अब जितनी भी मूर्तियाँ हमें मिली है पाषाण की, मनुष्य की मूर्तियाँ, मानव की मूर्तियाँ अधिक है, मानव की मूर्तियाँ अधिक, मूर्तियाँ अधिक, और पशुओं की मूर्तियाँ नगण्य। ठीक है, तो कम से कम पशुओं की मिली है और मानव की मूर्तियाँ अधिक मिली। ठीक है, तो वैसे अगर अपन देखेंगे तो मैक्सिमम मानव की है, एक दो मूर्तियों को छोड़ के सारी की सारी मूर्तियाँ जो है किसकी है, मनुष्य की मूर्तियाँ हैं, पशुओं की न के बराबर है। ठीक है, और ये तो होगी इसकी 4 मेन विशेषताएं या मुख्य बातें जो हमारे परीक्षाओं में पूछा करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके मुख्य प्रमाण कौन से हैं, प्रमुख मूर्तियाँ कौन सी हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल हमारा यहाँ से बनता है प्रमुख मूर्तियों से। पहला सवाल तो यहीं से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पाकालीन पाषाण मूर्तियों से संबंधित है या नहीं है। फिर आता है कि हड़प्पा काल में पाषाण मूर्तियाँ बहुसंख्यक मात्रा में मिली है, जिसमें सर्वाधिक मूर्तियाँ हड़प्पा से मिली है, कथन गलत हो जाता है। दूसरा आता है कि हड़प्पाकालीन पाषाण मूर्तियाँ जो है वो कलात्मक रूप से बहुत ही भद्दी या निकृष्ट प्रकार की मूर्तियाँ मिली है, या ऐसे इस प्रकार से आ सकता है कि हड़प्पा काल की पाषाण मूर्तियों में पशुओं का चित्रांकन या मूर्ति अंकन बहुत ज़्यादा हुआ है, जबकि मानव का बहुत कम हुआ। ऐसे करके तथ्य गलत कर सकते हैं वो। ठीक है, ये सही तथ्य है आपके सामने, इस टाइप से प्रश्न बनता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक मुख्य मूर्ति पाषाण की, जैसे अपन योगी की मूर्ति कहते हैं। ठीक है, ये योगी की मूर्ति के बारे में हम बात करेंगे। ये योगी की मूर्ति है और वैसे शक्ल में मुझे मोदी जी ज़्यादा नज़र आते हैं इसमें। योगी की मूर्ति, ठीक है, किसकी मूर्ति है ये, योगी की मूर्ति। अब अपन इनकी एक एक विशेषता के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली विशेषता देखिए, आप इनकी अगर आंखों पे नज़र डालोगे ना तो आपको नज़र आएगा कि इनकी आंखें आधी खुली हुई है। ठीक है, और बिल्कुल इसको नासिका को देख रही है। इसे योग की भाषा में सांभवी मुद्रा कहा जाता है। कौन सी मुद्रा, सांभवी मुद्रा। तो ये किस मुद्रा में बैठे हैं, सांभवी मुद्रा में बैठे हैं। सांभवी मुद्रा में, सांभवी मुद्रा में क्या होता है, सांभवी मुद्रा में आधी खुली आंखें और नासिका के ऊपर केंद्रित होती है। ठीक है, इस प्रकार से आंखों को आधा खुला रखा जाता है और बिल्कुल वो नासिका पर देख रहा है, तो सांभवी मुद्रा में है। दूसरी विशेषता अगर आप देखोगे तो देखो इनकी मूछें नहीं है, लेकिन दाढ़ी बहुत सजाई हुई है। तो हम दूसरी विशेषता क्या लिखेंगे, मूछ रहित व सजी हुई दाढ़ी। ठीक है, दाढ़ी। तो ये इनकी दूसरी विशेषता आप देख पा रहे होंगे कि ये सजी हुई दाढ़ी। तीसरी एक और बात है कि जो ये आंखें हैं, ये आंखें बाद में लगाई हुई है, पहले लगाई हुई नहीं थी, बनी नहीं थी, बाद में इन्होंने शीप को या शीपी जो अपन ने कल पढ़ा था, सीपी यंत्र, वो शीप से है वो आंख बनाई है इन्होंने। ठीक है, तो तीसरी विशेषता हम क्या लिखेंगे, आंखें बाद में सीप की लगाई गई है। ठीक है, चौथी विशेषता अगर आप देख पा रहे हो तो ये है यहाँ पे, ये ललाट के ऊपर एक गोल चक्र है यहाँ पे। ठीक है, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता योगी की जो मूर्ति मिली उसकी है या नहीं है। ललाट पर गोल चक्र। ठीक है, पांचवी विशेषता अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो आप, ये है शॉल। ठीक है, कंधे पर आपके क्या डाली हुई है, शॉल डाली हुई है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि कंधे पर शॉल डाली हुई है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और भी कई सारी विशेषताएं, मैं एक एक पॉइंट और क्लियर करते हुए चलूँगा। इसके अलावा अगर आप देख पा रहे होंगे तो पूरा शरीर नहीं है, केवल और केवल आपके धड़ है, ऊपर का जो शरीर है, सिर है,
और आपके ऊपर का ये ऊपर का भाग है, शरीर के ऊपर का भाग लिया हुआ है इसमें, ठीक है। शरीर के ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग है, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 विशेषताएं। देखिए इन 6 विशेषताओं के आधार पे विभिन्न विद्वान क्या क्या बात करते हैं इनके बारे में। अब इनको बेसिकली योग मुद्रा के कारण इनको योगी एक प्रकार से योगी की मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि ये योग मुद्रा में है, ठीक है। तो अब देखिए अपन एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। ठीक है। दूसरी बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि मैके ने इसको पुजारी की मूर्ति कहा है। पुजारी कहने के पीछे संभवतः यही रीज़न रहा होगा कि ये जिस तरह से योग में बैठे हैं, सॉल ओढ़ी हुई है, ठीक है, ऊपर से ये गोल घेरा किया हुआ है, इस हिसाब से ऐसा लगता होगा कि निश्चित रूप से ये है वो एक पुजारी होंगे कहीं पर भी। तो पुजारी की मूर्ति किसने कहा है? मैके ने कहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो आरपी चंदा ने इसको एक प्रकार से योगी की मूर्ति कहा है, ठीक है। योगी की मूर्ति क्यों कहा है? क्योंकि यह जो है वो आपके योग की मुद्रा में बैठे हैं। आरपी चंद्रा ने क्या कहा? योगी की मूर्ति कहा है, ठीक है। और सिर पे बाल नहीं होना, मूछें नहीं होना, इसके बेस पे ए.एल. बॉसम ने एक मंगोल की मूर्ति कहा है इसको, ठीक है, मंगोल की मूर्ति, मंगोल की मूर्ति, ठीक है। किस बेस पे कहा है ए.एल. बॉसम ने? तो ए.एल. बॉसम ने ये मूछों के बेस पे कहा है इसको, ठीक है। तो ये 3 नाम आते हैं, योगी की मूर्ति, मंगोल की मूर्ति और पुजारी की मूर्ति। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है हमारे मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो ये सारी की सारी इनकी विशेषताएं थी और अभी हमें इसको आप आराम से लिख ली होगी। तो ये है पहली सबसे मेन मूर्ति किसकी बनी हुई है? पाषाण की मूर्तियों में से सबसे अहम मूर्ति यही है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखना। अच्छा, एक पशुपति की मुहर है, ठीक है, वो भी मोहनजोदड़ो से ही है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना। पशुपति की मुहर की विशेषता, इसकी विशेषताएं अलग है, ठीक है। पशुपति की मुहर जो है वो आदि योगी, आदि शिव के नाम से कही गई है। इसको आदि शिव जैसे कोई नाम नहीं दिया, इसको केवल योगी कहा, उसको महायोगी भी कहा है एक जगह पे। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक मुहर है और ये क्या है? ये पूरी की पूरी एक मूर्ति है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, योगी की मूर्ति और पशुपति की मुहर दोनों में। एक तो मैंने कल पढ़ाई थी, एक ये है, ठीक है। इसका स्पेशली ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इसके अलावा पत्थर की और कौन कौन सी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है? तो इसके अलावा अगर अपन देखें तो हड़प्पा से 2 ऐसी मूर्तियां मिली हैं। ठीक है। अब इसके अलावा और कौन कौन सी मूर्तियां जो पत्थरों की मिली? एक तो हो गई ये, मैं 1 नंबर लगा रहा हूं इसके आगे, ठीक है। ये आप क्या करोगे? इन विशेषताओं को लिखोगे, उसके बाद में प्रमुख मूर्ति में ये योगी वाली पहले नंबर पे लिख लोगे। अब आते हैं दूसरे नंबर की मूर्ति। अब देखो दूसरे नंबर में हड़प्पा से कुछ और, मोहनजोदड़ो से कुछ और मूर्तियां भी मिली है। मोहनजोदड़ो से वैसे तो 12 मूर्तियां मिली हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और मुख्य मूर्तियां मिली है जो पत्थर की है, लेकिन हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही काम की है, ठीक है। एक श्वेत पत्थर की मूर्ति मिली है, श्वेत पत्थर का एक सिर मिला है, ठीक है, जो कि करीबन 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक तो ये भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक मिली है
पुरुष की मूर्ति जो बहुत ही अकड़ कर बैठा है, पुरुष की मूर्ति, ठीक है, जो अकड़ के साथ बैठा है। अकड़ के बैठना का मतलब होता है एकदम रीढ़ की हड्डी को 180 डिग्री पे रखना है ऐसे, ठीक है, अकड़ के साथ बैठना। ये पुरुष की मूर्ति है, जो ये भी कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी मूर्तियाँ और भी है, ये मुख्य मूर्तियाँ थी। तीसरे नंबर पे आप आ जाइए हड़प्पा के ऊपर। हड़प्पा से भी 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा से 2 सिर रहित मूर्तियां प्राप्त हुई है, रहित धड़ प्राप्त हुए। सिर रहित धड़ प्राप्त हुए, 2 प्राप्त हुए। कितने? 2। एक ऐसा है जिसमें आपके एक व्यक्ति जो है वो आपके लाल बलुए कलर की मूर्ति है, वो लाल बलुए पत्थर पे बनाई हुई है और लाल बलुआ पत्थर यूज हुआ है। व्यक्ति जो है वो योग की मुद्रा में है। किसकी मुद्रा में है? योग की मुद्रा में है। और एक मूर्ति जो है वो है आपके काले स्लेटी रंग की मूर्ति, ठीक है, काले स्लेटी रंग की है और नृत्य मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? नृत्य मुद्रा में। तो एक नृत्य मुद्रा में है और एक आपकी योग की मुद्रा में। ये 2 हड़प्पा से सिर रहित मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये मार्शल ने इस मूर्ति को आद्य नटराजन कहा है। क्या कहा है? आद्य नटराजन। किसने कहा है? मार्शल ने। और नव यौवन नृत्य V.S. अग्रवाल ने कहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। तो इसके 2 नाम आ जाते हैं। तो ये 2 मूर्तियां हैं, एक ये है, एक आपके ये मूर्ति है। तो कई बार इस मूर्ति का प्रश्न परीक्षा में आता है कि हड़प्पा से 2 सिर रहित धड़ वाली मूर्ति का कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा है। इसके अलावा कुछ मूर्तियां और भी हमें प्राप्त हुई हैं, जैसे धोलावीरा से एक मूर्ति मिली है हमें। धोलावीरा से क्या मिला है? एक गिरगिट व नेवले की मूर्ति। ये कहाँ से मिली? धोलावीरा से मिली, गुजरात से, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक नग्न मूर्ति भी मिली है पुरुष की, जो वो भी अकड़ की अवस्था में बैठा है, अकड़ अवस्था में, बिल्कुल अकड़ा हुआ अवस्था, ठीक है, अवस्था में। ये कुछ मेन मूर्तियां थी। और एक बनावली से भी मिली है, बनावली से, जहाँ पे नट का प्रदर्शन, नाटक कर रहा है एक प्रकार से, प्रदर्शन करता पुरुष दिखाया गया है, प्रदर्शन करता पुरुष। ये मूर्ति कहाँ से मिली है? ये बनावली से प्राप्त हुई है हमें, ठीक है। तो ये कुछ पत्थर की मूर्तियाँ थी। आप कुछ भी याद ना हो तो कम से कम थोड़ा बहुत ये ज़रूर देखना हड़प्पा का। एक तो ये मूर्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, एक आपकी योगी की मूर्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 मूर्तियों से कई बार परीक्षा में सवाल बनते हैं, ठीक है। ये पाषाण मूर्तियाँ हो गई। इसके बाद हम आते हैं धातु की मूर्तियों के ऊपर कि धातु से संबंधित कौन कौन सी मूर्तियाँ थी यहाँ पे, ठीक है। हेडिंग दे देते हैं धातु की मूर्तियाँ। धातु की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ, ठीक है। अगर अपन धातु की मूर्तियों की विद्यार्थियों बात करें, इसकी अगर कुछ मेन विशेषताओं से संबंधित अगर अपन बात करें
तो सबसे पहली विशेषता ये थी कि सर्वाधिक मूर्तियां हैं तांबे की, सर्वाधिक किसकी है, ताम्र की, तत्पश्चात कांस्य की, तत्पश्चात कांस्य मूर्ति। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना, कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि हड़प्पा काल में सबसे अधिक मूर्तियां किसकी बनी है, तो धातुओं की अगर अपन बात करेंगे तो तांबे की है। वैसे ही अगर सभी में बात करोगे तो पत्थरों से तो कांसे की भी ज़्यादा है और कांसे से तांबे की ज़्यादा है। तो अगर ये बात करेंगे ना ऑल ओवर कि सबसे अधिक मूर्तियाँ, तो वो ताम्र की हो जाती है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी ये आपके मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कौन सी विधि सर, मधुच्छिष्ट विधि। फिर अब कुछ बच्चे ये भी सोचते होंगे कि सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लोस्ट वैक्स पद्धति। अब आपका दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा सर लोस्ट वैक्स क्या है। देखो लोस्ट वैक्स क्या है, इसको आप ऐसे समझिए कि पहले वैक्स यानी मोम, पहले क्या करते थे, मोम जो भी मूर्ति बनानी होती थी धातु की, जैसे मान लो नर्तकी की मूर्ति बनाई, तो पहले ये लोग क्या करते थे, मोम से वैसी मूर्ति बना देते थे। मोम से मूर्ति बनाना आसान होता था। फिर क्या करते थे, उस मोम की जो मूर्ति होती थी उसके ऊपर ये मिट्टी को गीला करके उसका लेप कर देते थे। ठीक है, मोम के ऊपर लेप करने के बाद में वो मिट्टी की मूर्ति बन जाती थी। फिर उस मिट्टी को धीरे धीरे हल्की सी आंच पे पकाते थे। तो पकाने के बाद क्या, मिट्टी पक जाती थी और जैसी गर्मी हीट होती थी तो अंदर का मोम पिघल के धीरे धीरे बाहर आ जाता था। तो मोम बाहर आ जाता था और मिट्टी का वो प्रारूप मॉडल बन जाता था। फिर क्या करते थे, फिर धातु को पिघलाते थे। पिघलाने के बाद उस मिट्टी के उस मॉडल में जिसमें मोम पिघल के बाहर हो गया है और उस मोम जिन जिन छिद्रों से बाहर जाता है उन छिद्रों से क्या करते थे, वो लिक्विड जो होता था धातु का जो द्रवित पदार्थ वो उसमें डाल देते थे और मूर्ति का आकार बन जाता था। तो सबसे पहले क्या किया, उन्होंने मोम का मॉडल बना दिया। मोम का मॉडल बनाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया, फिर बीच में छोटे छोटे छेद डाल दिए। ठीक है, ताकि क्या होगा कि जब मिट्टी को पकाएंगे तो मोम पिघल कर उस छेद की सहायता से बाहर आ जाएगा। फिर उन्हीं छेद से ये लोग क्या करते थे, पिघली हुई धातु डाल देते थे। इससे क्या होता था, मूर्ति बन जाती थी। इस विधि को हम क्या कहते हैं, लोस्ट वैक्स। वैक्स लोस्ट का मतलब क्या हुआ, मोम जो है पिघल कर खत्म हो जाती थी और फिर जो मॉडल बचता था उसमें पिघला कर डाल देते थे। इस प्रकार से ये धातु की मूर्तियां बनाई जाती थी। कई बार ये सवाल आ जाता है परीक्षा में कि धातु की मूर्तियां किस प्रकार से बनाई थी या किस विधि से बनाई जाती है। तो मधु का मतलब मोम ही होता है और छिष्ट का मतलब हो गया एक प्रकार से हटना। तो मधु छिष्ट विधि के द्वारा ये लोग क्या करते थे, ये बनाते थे। ठीक है, दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता है कि मूर्तियाँ किसकी बनी है, तो मूर्तियाँ फिर जानवरों की भी बनी है, सभी की बनी है, इनकी कोई फिक्स संख्या नहीं है अभी तक। ठीक है, मूर्तियाँ जानवरों की, मनुष्य की, ठीक है, प्रकृति की, ठीक है, इत्यादि, मतलब सभी प्रकार की मूर्तियाँ हैं वो बनाई जाती थी, धातु की मूर्तियाँ। अब देखिए आगे, अब चौथे ये तो मुख्य बातें हो गई इसकी धातु की मूर्तियों की। और अब हम देखते हैं मुख्य मूर्तियाँ कौन सी थी। मुख्य मूर्तियाँ, अब देखो अगर अपन मुख्य मूर्तियों की बात करेंगे तो सबसे अहम जो मूर्ति आएगी विद्यार्थियों, वो आएगी ये, इसे हम कहते हैं नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, डांसिंग गर्ल जिसे बोलते हैं। और ये जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी और इस परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही, और तो क्या। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं रही होगी वो हमें यहाँ पे समझनी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसकी जो साइज है वो है 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इतना बहुत बड़ा नहीं है। और अभी हाल फिलहाल इसको दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है। एक सबसे खास बात देखिए विद्यार्थियों कि देखो पशुपति की मोहर, योगी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, ये सारे के सारे मिले मोहनजोदड़ो से ही है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे ये भी देख लो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है,
कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो ये आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी कौन सी मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है, ताकि क्या है ना कि कई बार परीक्षा में ये आ जाता है कि कौन सी मुहर कहाँ पे है, कौन सी मूर्ति कहाँ पे है। तो ये तीनों मेन यहीं से प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से अर्नेस्ट मैके द्वारा 1926 में खोजी गई। ठीक है, पहली बात 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है और दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है। इसके अलावा आप देखोगे आप तो आपको कई सारी नई चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। जो हालांकि इस मूर्ति के अंदर कपड़े जो है यहाँ तक ऐसे ही पहने हुए, मतलब एक प्रकार से आधुनिक जो स्कर्ट होता है, तो कमर से घुटनों तक ही कपड़े हैं, घुटनों तक कपड़े पहने हुए, कमर से घुटनों तक कपड़े पहने, आधुनिक अपन स्कर्ट बोल सकते हैं, इस टाइप का पहना हुआ है। ठीक है, कलात्मक रूप से इतनी बढ़िया नहीं है, भद्दी मूर्ति मानी जाती है इसको। ठीक है, भद्दी मूर्ति है। इसके अलावा देखोगे ना आप तो नीचे का ये जो घुटना है ये यहाँ से ये टूटा हुआ है। ठीक है, घुटने के नीचे का भाग टूटा हुआ है, घुटने के नीचे का भाग टूटा हुआ। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, इसकी विशेषता अक्सर पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये गले में देख रहे होंगे हार, गले में क्या पहना हुआ है? हार पहना हुआ है, गले में हार पहना हुआ है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं होगी। कुछ विशेषताएं अपन और लेते हैं। अगर अपन हाथों की बात करें तो आप अगर नोट कर पा रहे होंगे कि जो इसका बायां हाथ है वो कमर पे है। कहाँ पे है? बायां हाथ दायां हाथ है कमर के ऊपर और बायां हाथ है घुटने के ऊपर। ठीक है, हाँ, दायां हाथ कमर पर है, जिसमें 4 चूड़ियां पहनी हुई है। ये चूड़ियां एक बार परीक्षा में पूछी गई है, 4 चूड़ियां पहनी हुई है। वहीं बायां हाथ घुटने पर है, जिसमें 24 या 25, कन्फ्यूज़न है इस बात का, मेरा नहीं है ये, क्योंकि यहाँ से अगर आप ये देखोगे तो एक काउंटिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो विद्वानों ने भी 24 या 25 ही माना, जिसमें 24 या 25 चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ पहनी है। ठीक है, चूड़ियाँ पहनी है। ठीक है, इसके पीछे जो बाल है, बालों में भी जूड़ा पहना हुआ है। ठीक है, जूड़ा पहना है। ठीक है, तो ये जूड़ा, चूड़ियाँ वगैरह, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये एक आदर्श नारी की बातें प्रतीत होती है यहाँ पे। ठीक है, और इसका डांसिंग गर्ल का, अच्छा इसका नाम तो लिख ही लेना आप। नर्तकी की मूर्ति कांसे की बनी है ना। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑलमोस्ट सारी विशेषताएं। अब हम देखते हैं इसके बारे में विद्वान लोगों ने क्या क्या उपमाएं दी हैं। मोहनजोदड़ो से मिली, ये तो लिख ही लिया। अब देखो, मार्शल ने इसको कहा है आदिवासी स्त्री। क्या कहा है? आदिवासी स्त्री। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं पिग्गट की बात करूं,
पिगट ने इसको कहा है एक बलूची नारी, बलूचिस्तान की रहने वाली नारी। ठीक है, जी बड़ा। उसके अलावा अगर मैं ठाकुर वर्मा की बात करूं, ठाकुर प्रसाद वर्मा, उसने तो कहा है कि ये पार्वती की मूर्ति होगी, क्योंकि शिव जी की मूर्ति भी यहीं मिली है। कि वो जो आगे योगी की मूर्ति थी वही पार्वती की मूर्ति। तो कुल मिला के ये सारे नाम दिए गए हैं, और अंग्रेज लोग तो उसको डांसिंग गर्ल कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इसके नाम हैं। और एक चीज़ जो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, कि इसके अंदर या इसकी जो प्रजाति है वो क्या बताई गई है, प्रोटोऑस्ट्रोलॉयड। ठीक है, प्रोटोऑस्ट्रोलॉयड, या इसको आप कहो आद्य काकेशियन। काकेशियन पर्वत के अंदर ये ऑस्ट्रोलॉयड प्रजाति के लोग रहते हैं, नर जाति के, तो इसलिए इसको ये भी कहा जाता है। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता में आने वाली पहली नर जाति समूह था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। ये कांस्य की नर्तकी की मूर्ति थी जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये मूर्ति आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। देखो, कांस्य की मूर्ति के सवाल बहुत आते हैं परीक्षा में, चूड़ियाँ तक पूछी जा सकती है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं विद्यार्थियों जो आप छोड़ो। ठीक है, भले हो तो 2-3 और लिखना, लेकिन कम से कम इतने तो याद कर ही लेना आप। ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है ये सवाल परीक्षा में पूछा हुआ है, ये परीक्षा में पूछा हुआ है, और ये तो कई बार पूछा हुआ है। इसके साथ साथ में आपके ये चूड़ियाँ पूछी हुई हैं। तो जब ये सब पूछ लिया तो 4 कथन करके कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, ये तो थी डांसिंग गर्ल की बात। अब आगे अपन देखते हैं कि और कौन कौन सी धातु की मूर्तियाँ थी। ठीक है, तो धातु की मूर्तियों में आप है वो मुख्य मूर्तियों में यह कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ये तो आप याद करोगे ही करोगे। और इसके साथ साथ अब अपन और कौन कौन से याद करने वाले हैं, ये मैं दूसरे नंबर डाल के लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आगे की तो क्या आपको सारी की सारी याद ही करनी, कौन सी मूर्ति कहाँ से मिली, विश्लेषण किसका करना था वो मैंने कर दिया। आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। अब एक कांसे की वृषभ की मूर्ति मिली है। कांसे की वृषभ यानी बैल, और ये मिली है आपके कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से मिली कांसे की वृषभ की मूर्ति। इसके अलावा अगर अपन तीसरी और एक मूर्ति करें तो कांसे का रथ मिला है आपके, कांसे का रथ मिला है दहीमाबाद से। ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। कहाँ से मिला है? दहीमाबाद से। ठीक है, ये अपन ने नवपाषाण काल ताम्रपाषाणिक संस्कृति में पढ़ा भी था। इसके बाद में आपके तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी मतलब बैलगाड़ी। अब ये जो इक्का गाड़ी है ये निश्चित रूप से पहले स्थानीय व्यापार में यूज होती होगी। जो क्षेत्रीय व्यापार होता था, जैसे अपन ने क्या राष्ट्रीय व्यापार तो लिख लिया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कुछ व्यापार ऐसा भी था जो गांव से गांव के बीच में होता था, वो इस बैलगाड़ी से होता था। ठीक है, और ये हमें चुन्हुदड़ो से मिली है, चुन्हुदड़ो और लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक है, लोथल से प्राप्त हुई है। क्या? तांबे की इक्का गाड़ी। तांबे की इक्का गाड़ी चुन्हुदड़ो और लोथल नहीं, सॉरी हड़प्पा, सॉरी हड़प्पा से प्राप्त हुई। ये हो गया इसका। इसके बाद अगर अपन और देखें तो तांबे का कुत्ता, बैल, खरगोश, तांबे का कुत्ता, बैल, ये वृषभ का बैल तो कालीबंगा में, तांबे का बैल, कुत्ता, बैल, खरगोश, ये मिले हैं लोथल के अंदर। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है नहीं, इसको तो आपको रटना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में।
तो इक्का गाड़ी होगी, रथ हो गया, कुत्ता बैल हो गया। अब है एक तांबे की मानव मूर्ति, तांबे की मानव मूर्ति, ठीक है। तांबे की मानव मूर्ति मिली है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों से। पहले हड़प्पा में थी, अब एक है वो मोहनजोदड़ो से भी मिली है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तांबे की मानव मूर्ति। इसका सीधा ऐसी सवाल आता है, चारों सम्मिलित करिए। जैसे ये 3, 4, 5 ऐसे आके सामने आ जाएंगे क्षेत्र के नाम, और आप उसको सम्मिलित करो। इस टाइप से सवाल इसका बनता है, ठीक है। इसके अलावा भाला फेंकती एक नृत्यरत प्रतिमा, पीतल का जो बत्तख था फाख्ता, वो ये सब भी मिला है, ठीक है। तो तांबे का फाख्ता पक्षी और एक नृत्यरत महिला जो भाला फेंक रही है, ठीक है, ये लोथल से मिले, ठीक है। ये कुछ धातु की मुख्य मूर्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि धातु की इतनी मूर्तियां हैं। अरे लोथल कहाँ से आ गया, चनोदड़ो, सॉरी, लोथल दिमाग से बाहर ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी मुख्य मूर्तियां हैं जो हड़प्पा काल से हमें प्राप्त हुई, और धातु की मूर्तियां हैं, ये हमें स्पेशली इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये धातु की मूर्तियां होगी। धातु की मूर्तियों में आप स्पेशली ये जो नर्तकी की मूर्ति है इसको याद रखना। अब हम आते हैं मृण मूर्तियों के ऊपर। मृण मूर्तियों का तात्पर्य होता है जो मिट्टी की मूर्तियां होती है उसे अपन मृण मूर्तियां बोलते हैं, ठीक है। तो मृण मूर्तियों में हमें क्या क्या ध्यान रखना है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग दे देता हूं, आप भी हेडिंग दे दीजिए साथ में। मृण मूर्तियां, ठीक है। अब सबसे पहली चीज कि जितने भी शिल्प मिले हैं उनमें सबसे अधिक संख्या किसकी है, मिट्टी की मूर्तियों की, ठीक है, पहली चीज। तो मृण मूर्तियों का तात्पर्य होता है मिट्टी की मूर्तियां। कैसी मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियां। ये सबसे पहली बात कि सबसे पहली बिंदु ये कि मृण मूर्तियां किसकी बनाई जाती थी, तो ये मिट्टी से बनाई जाती थी। मिट्टी की मूर्तियां जिसमें सैल खड़ी है ना, सैल खड़ी, आप इसको कह सकते हो टेराकोटा, है ना। इसके अलावा आप इसको कह सकते हो फायंस। फायंस क्या होता है, फायंस क्वार्ट्ज जो मिट्टी होती है, क्वार्ट्ज प्लस कांच का चूर्ण मिलाकर फायंस बनाया जाता था। काफ़ी मजबूत होता था। क्वार्ट्ज होता है चमकीली रेती होती है, उसका लेप गारा बना के उसमें कांच भी मिट्टी से ही बनता है, और उस कांच बनाने वाली जो मिट्टी होती है उसका उसमें चूरा डाल देते और ऐसे करके फायंस बनाते थे। वैसे के कई सारे बढ़िया पात्र बनते थे इसके, ठीक है। तो ये हो गया इसका किससे बनती थी, पहली चीज़। तो दूसरी बात ये कि इसको बनाने के लिए पिंच एंड प्रेस विधि का प्रयोग किया जाता था। पिंच एंड प्रेशर, ठीक है, इसको अपन हिंदी में कहते हैं चिकोटी पद्धति। तो क्या करते थे, पहले गारा बनाते थे, मिट्टी का गारा बना के उसको क्या करते थे, पिंच करते थे। पिंच का मतलब आकार देते थे, और उसके बाद में फिर उसको प्रेशराइज्ड करके दबाव देके और उसको मूर्ति का रूप दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से मिट्टी की मूर्तियाँ चिकोटी पद्धति से बनाई जाती थी। ये कई बार सवाल आता है परीक्षा में कि मृण मूर्तियाँ किस पद्धति से बनाई जाती थी, ठीक है। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे, सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों ये कि जितनी भी मृण शिल्प मिला है, तो
तो शिल्प में सर्वाधिक शिल्प मिला है मृण मूर्तियों का। शिल्प में सर्वाधिक क्या मिली है? मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। और एक खास बात जो थी वो ये थी कि जो मृण मूर्तियां हमें मिली है, इनकी जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु सर्वाधिक है पशु पक्षी। विषय वस्तु सर्वाधिक किसकी है? पशु पक्षियों की, पशुओं की, और कम मानव की। मानव की थोड़ी कम है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा मृण मूर्तियाँ किसकी बनी हुई है? पशुओं की बनी हुई है, पशु पक्षियों की, और मानव की बहुत कम बनी हुई है। और मानव में भी सबसे अधिक किसकी? स्त्रियों की, ठीक है। कम मानव की, मानव में सर्वाधिक स्त्रियों की बनी हुई है। सर्वाधिक मृण मूर्तियां स्त्रियों की। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई मातृसत्तात्मक परिवार होगा, ठीक है, स्त्रियों की। ये बात आपको, ये विशेषताएं ध्यान रखनी। परीक्षाओं में अक्सर विशेषताएं पूछ लेते हैं आजकल तो, क्योंकि पूछने को तो वैसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन विशेषताओं की पूछने के चांसेस ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, इसके दो रूप करके बांटेंगे इसको, कि स्त्रियों और पुरुषों की मृण मूर्तियाँ, फिर पढ़ेंगे पशुओं और पक्षियों की मृण मूर्तियाँ, ठीक है। दोनों की अपन अलग अलग करके पढ़ते हैं। स्त्रियों व पुरुषों की मृण मूर्तियाँ, ठीक है। अब स्त्रियों और पुरुषों की मृण मूर्तियों की खास बात क्या थी वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली चीज, एक सेकेंड, देखो एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर लेता हूँ कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कपड़े का अभी तक क्या कुछ एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि कपड़ा था इसके, कुछ कहते हैं कि कपड़ा नहीं बनाया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से मिली है ना उस हिसाब से अभी तक पता नहीं है, तो इसलिए कई बार इसको पूर्ण नग्न अवस्था भी मानी जाती है, ठीक है। तो ये विशेषता थोड़ी सी आपके यूँ कहिए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। रीज़न ये कि एक प्रकार से अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं लग रहा है इस मूर्ति को देखे। कुछ बुक्स में लिखा है कि आप कपड़े थे मृण मूर्तियों की तरह, कुछ किताबों में ये लिखा है कि नहीं थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, यहाँ आप लिखना ही मत इस पॉइंट को, बाकी सारे पॉइंट तो कन्फर्म है वो तो लिख ही लेना, ठीक है। अब देखो स्त्री और पुरुषों की मृण मूर्तियों के बारे में, ठीक है। अब देखिए ये बात मुझे इसलिए याद आई कि नारी की जो मृण मूर्तियाँ मिली उसमें मैक्सिमम यही हाल है। नारी की मृण मूर्तियों में भी स्कर्ट टाइप कपड़ा पहना हुआ है, बाकी सारा शरीर नग्न है, ठीक है। नारी की मृण मूर्तियाँ नग्न है, ठीक है। कपड़ा कहाँ तक पहना हुआ है? कमर से घुटनों तक कपड़ा है, बाकी कपड़ा नहीं है, बाकी पूरी नग्न है। मैं फोटो नहीं लाया साथ में, नहीं तो मैं आपको बता देता है। दूसरा देखिए, अब जितनी भी मूर्तियाँ मिली है उनके जो सिर है, इन सिरों के ऊपर एक पंखाकार शिरोभूषण है। सिर के ऊपर एक आभूषण पहना हुआ है जो इसका पंखाकार आभूषण है। मैं ले नहीं आया फोटो, नहीं तो बताता, कल मैं आपको फोटो भी बताऊंगा वो, ठीक है। पंखाकार शिरोभूषण सभी के लगभग धारण किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं कुछ विशेषताएं और, तो ये मेन 2-3 विशेषताएं थी और इतनी क्वालिटी वाली नहीं है। ये भी एक प्रकार से बद्धी कला का प्रदर्शन है,
इतनी बढ़िया कला नहीं है इसकी। और कुछ मुख्य मुख्य मूर्तियों का अगर मैं नाम बताऊं यहाँ पे, तो हमने पहले भी देखा है कि हमने बात करी थी, आपको याद हो तो, कि जो नौशेरो जहाँ से सिंदूर मिला है, तो बेसिकली नौशेरा से एक मण मूर्ति मिली है, महिला की मण मूर्ति, जिस पर सिंदूर लगा हुआ है, जिस पर सिंदूर लगा हुआ है। तो ये सिंदूर वाली मृण मूर्ति यहाँ से मिली है। तो हमने जब सामाजिक जीवन पढ़ा था तो हमने उसमें लिखा था कि सिंदूर के प्रमाण नौशेरे से मिलते हैं, वो बेसिकली उस मृण मूर्ति के ऊपर मिलते हैं। ठीक है। एक हमने ये भी देखा था कि बलूचिस्तान से जो है वो आपके एक रौद्र नारी की मृण मूर्ति भी मिली। ये बात पहले ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं वापस लिखने का कोई मतलब है वो नहीं है। तो एक मोहनजोदड़ो से 2 सींग वाली मूर्ति मिली है, मृण मूर्ति। मोहनजोदड़ो से 2 सींग वाली मृण मूर्ति मिली है। ठीक है। ये कुछ मेन मृण मूर्तियाँ हैं, बाकी कुछ और भी थी, वो आगे अपन ने, वो पहले आ गई। अब हम लेते हैं पशु पक्षियों की मृण मूर्तियाँ। ये आप आराम से देख लो और इसको लिख लेना। ठीक है। पशु पक्षियों की मृण मूर्तियाँ, पक्षियों की मृण मूर्तियाँ। अब इसमें देखो सबसे पहली चीज, अब सर्वाधिक अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक मृण मूर्तियां बनी हैं आपकी कुबड़दार बैल की। मृण मूर्तियां पशुओं में किसकी है? कुबड़दार बैल की। ये इनका पवित्र भी था, इनसे खेती भी करते थे। और पक्षियों की अगर अपन बात करें तो पक्षियों में ये है गोरैया की। गोरैया। ठीक है। ये परीक्षा में ऐसे शॉर्ट फैक्ट के रूप में आते कि सबसे अधिक पक्षियों में मृण मूर्तियों पर सबसे अधिक किस पक्षी का चित्रण है? तो गोरैया का। पशु का पूछे तो किसका होगा? कुबड़दार सांड का। ठीक है। एक खास बात और भी थी कि जो भी पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां मिली वो अंदर से खोखली है, जबकि मानव की जो मृण मूर्ति है वो अंदर से ठोस है। ठीक है। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं कि पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां अंदर से खोखली एवं मानव की मृण मूर्तियां अंदर से ठोस है, ठीक है। इस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार वो ऐसे पूछ लेते हैं। अब कुछ अगर उदाहरण देखें तो लोथल से काफ़ी मृण मूर्तियाँ मिली है। लोथल से मृण मूर्तियाँ मिली है, घड़ियाल है, कछुआ है, जितने भी ये जलचर है इनकी, घड़ियाल, कछुआ, ठीक है, कछुआ, मछली, इनकी कई सारी मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। और इसके अलावा भी विभिन्न भागों से, केवल लोथल ही क्या, मोहनजोदड़ो से वगैरह से, कहीं हर जगह से है वो मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, कुछ विशेष नहीं है इसमें। ठीक है। तो विद्यार्थियों ये बातें थी मृण मूर्तियों की। पशु पक्षियों की देख ली हमने, पुरुष मानव की देख ली थी, और ये मृण मूर्तियाँ हमारी हो जाती यहीं पे पूरी। तो आज हमने ये मूर्तियों का पक्ष देखा जो सबसे बड़ा था। अब ज़्यादा आगे लंबा चौड़ा नहीं है, अगली क्लास में हम ये लगभग सारे कर देंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।